रंजीत की माँ बचपन में ही मर जाती है। बचपन से ही वो अपनी माँ के प्यार के लिए तरसता रहता है। छोटी उम्र में ही रंजीत बाहर हॉस्टल में चला जाता है और यहाँ वीरेंद्र रंजीत के लिए सौतेली माँ ले आता है। सौतेली माँ रेखा को रंजीत से कोई लगाव नहीं था, वो तो उसे देखना तक नहीं चाहती है। दिन बीतने लगते हैं, रंजीत बड़ा हो जाता है और अपने कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की नैना से उससे प्यार हो जाता है। एक रोज़ रंजीत नैना से कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन तुम मुझसे क्यों ही शादी करोगी? कहाँ तुम टॉपर और मैं फेलियर, हम दोनों का कोई मेल ही नहीं है, ये मैं अच्छे से जानता हूँ। ऐसा नहीं है रंजीत, प्यार के लिए अच्छे मन की ज़रूरत होती है और तुमसे अच्छा लड़का मुझे नहीं मिल सकता। रंजीत की आंखें भर आती है और वो नैना को सब कुछ बताकर कहता है, जिस प्यार के लिए मैं तरस रहा था वो प्यार मुझे तुमसे मिला। मैं पूरी मेहनत करूँगा, लेकिन तुम्हें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। नैना रंजीत के गले लग जाती है। अब बिना देरी किए मुझे अपना बना लो। नैना और रंजीत शादी कर लेते हैं। रंजीत नैना को लेकर अपने घर चला आता है। इधर वीरेंद्र के घर की घंटी बजती है और रेखा चिल्ला कर कहती है, अब कौन आ गया? एक तो सुबह सुबह इतने काम, ऊपर से कोई ना कोई आता रहता है। अरे भाग्यवान, तुम क्यों फिक्र करती हो? तुम्हारे घर रहने कोई नहीं आने वाला, मैं देखता हूँ कौन है। वीरेंद्र गेट खोलता है और अपने बेटे को देखकर उसकी आंखें भर आती है। रंजीत मेरे बच्चे, आओ आओ। अरे सुनती हो, रंजीत आया है और वो भी बहू को लेकर। बहू का गृह प्रवेश कराओ जल्दी से। क्या? एक तो इतने दिनों से कोई फोन ना कोई चिट्ठी, ऊपर से पता नहीं किसे उठा कर ले आया। मैं किसी भी ऐरी गैरी लड़की का गृह प्रवेश नहीं करवाने वाली। जो लाया है वो समझे, मेरा घर कोई धर्मशाला नहीं है कि कोई भी मुठा कर रहने चला आए। रेखा के मुंह से ऐसी कड़वी बातें सुनकर नैना की आंखें भर आती है। बहू तुम क्यों चिंता करती हो? तुम्हारी सास नहीं तो क्या हुआ, मैं तो हूँ, मैं करूँगा तुम्हारा गृह प्रवेश। वीरेंद्र आरती की थाली और चावल का भरा कलश लाता है और नैना चावल के कलश को लात मारकर कुमकुम से भरे पैर से घर में आती है और अपने कमरे में चली जाती है। इधर रेखा का खून उबल रहा था। रंजीत, अब मुझे समझ में आया, लोग सच ही कहते हैं, सौतेली सास सौतेली ही होती है। तुम अपना मन छोटा मत करो, मैं और पापा तुम्हारे साथ है ना। ज़्यादा मुसीबत होगी तो मैं तुम्हें लेकर भाड़े के घर में चला जाऊंगा। नहीं नहीं, मैं इस तरह जाने वालों में से नहीं हूँ। मैं भी देखती हूँ सौतेली सास क्या क्या करती है। नैना को आए पूरा एक दिन होने को होता है, लेकिन रेखा उसे खाने का एक दाना तक नहीं देती। फिर नैना खुद ही रसोई में चली जाती है और खाना बनाने लग जाती है। नैना को अपनी रसोई में देखकर रेखा कहती है, बिना पूछे मेरे रसोई में तुम आई कैसे? जो करना है अपना करो अलग। जितने भी सामान को तुमने हाथ लगाया है मैं वो अलग निकाल कर दे रही हूँ, तुम रसोई के बाहर बैठकर बनाओ। रेखा सारा सामान निकालकर बाहर रख देती है और नैना रसोई के बाहर एक छोटी सी जगह पर बैठकर पूरा खाना बनाती है। वो मन ही मन सोचती है, सौतेली सास की ये अकड़ मैंने ना निकाली तो कहना, एक दिन आपको अपनी करनी पर पछतावा होगा और उस वक्त आपके आंसू कोई नहीं पोंछेगा। नैना खून के घूंट पीकर रंजीत और वीरेंद्र को खाना परोसती है और खुद भी खाती है। उन लोगों को साथ में खाता देखकर रेखा वीरेंद्र से कहती है, अब तुम इसी के पास खाना, मैं तुम्हारा खाना भी नहीं बनाने वाली और आज से तुम्हारी बहू ही तुम्हारे सारे काम करेगी। कान खोलकर सुन लो तीनों, इस घर पर मेरा हक है। ससुर जी, आप हमारे साथ रहिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। रेखा, ये हमारे बच्चे हैं, तुम कैसे बहकी बहकी बातें कर रही हो? हमारे नहीं, ये बस तुम्हारे बच्चे हैं। इस नैना के लक्षण तो मैं जानती हूँ। ये सारा ड्रामा इस घर पर अपना कब्जा करने के लिए हो रहा है, मैं सब समझती हूँ। नैना कुछ नहीं कहती। रेखा दिन भर नैना को किसी न किसी चीज को लेकर ताने देती रहती और उसका काम बिगाड़ती रहती। फिर एक रोज रंजीत नैना से कहता है, नैना तुम तो पढ़ने में कितनी अच्छी हो, क्यों ना तुम अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करो और अपना सपना पूरा करो। मैं तो ऐसे भी पढ़ने में बहुत कमज़ोर हूँ, मैं वैसे भी कुछ नहीं कर सकता। अब ये पॉसिबल नहीं रंजीत कि मैं पढ़ाई करूं। मेरा सपना तो कलेक्टर बनने का है और वो इस तरह पूरा नहीं हो सकता। पूरा दिन तो मेरा काम करने में चला जाता है और रसोई की जगह इतनी छोटी है कि खाना बनाने में बहुत दिक्कत होती है। तुम काम की चिंता मत करो, काम मैं कर लूँगा, तुम बस पढ़ाई करो। कलेक्टर बनना ही है तुम्हें,
अपने लिए नहीं तो मेरे लिए इस सपने को पूरा करके दिखाओ। रंजीत की बातों से नैना के खून में भी गर्मी आ जाती है। मैं फिर से अपनी तैयारी शुरू करूंगी, हमारे सपने को पूरा करूंगी। अगले दिन सुबह नैना तैयार होकर हाथों में बैग लेकर ट्यूशन के लिए निकल जाती है। नैना के हाथ में बैग देकर रेखा कहती है, अब पढ़ाई होगी। अरे इतना ही पढ़ने का शौक था तो शादी क्यों की? जितने ढकोसले करवाने हैं इससे करवा लो। अब कौन सी पढ़ाई होगी, सबको पता है। मम्मी जी, जब आपको सब पता ही है तो आप बोल क्यों रही हो? नैना वहाँ से चली जाती है और यहाँ रंजीत घर के कामों में लग जाता है। कपड़े धोता है, खाना बनाता है। रंजीत को काम करते देख रेखा कहती है, हाँ अब यही देखना बचा था, खुद ही सारा काम करना था तो शादी क्यों की? सौतेली माँ तो ऐसे ही बदनाम है। मुझे तो सब सुनाते थे कि मैं कुछ नहीं करती हूँ, खुद की बीवी क्या ही करती है बताओ तो। कपड़े बर्तन करते ही तुम्हारी पूरी जिंदगी निकल जाएगी और वो महारानी बन सच सवर के इधर उधर मंडराती रहेगी। माँ आप चिंता मत कीजिए, चाहे मैं अपनी बीवी के कपड़े धोऊं चाहे उसके बर्तन। सौतेली माँ से इससे ज़्यादा कोई उम्मीद नहीं रख सकता मैं। दिन बीतने लगते हैं। एक तरफ नैना दिन रात पढ़ाई करने में कोई कसर नहीं छोड़ती, वहीं दूसरी ओर रेखा रंजीत और नैना को ताने मारने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। एक रोज रेखा वीरेंद्र से कहती है, तुम्हारा बेटा एक दिन रोड पर भीख मांगते मिलेगा। अरे गुलामी करता है अपनी बीवी के पास। तुम उसकी चिंता मत करो, मेरा बेटा है वो, जो कर रहा है सही कर रहा है। नैना जैसी लड़की उसे कभी नहीं मिलती। लक्ष्मी है वो, लक्ष्मी। हाँ, तुम तो अपनी बहू की तरफदारी ही करोगे, है ना? पता नहीं क्या घोल कर पिलाया उस लड़की ने। नैना और रंजीत रेखा के तानों को अनदेखा करके अपने सपने को पूरा करने में लग जाते हैं। रेखा रंजीत के लिए एक एक दिन काटना भारी कर देती है, लेकिन रंजीत तब भी हार नहीं मानता और अपने आप से कहता है, रंजीत, तुझे नैना के लिए सब बर्दाश्त करना होगा, उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाना होगा। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं और 6 महीने बीत जाते हैं। नैना और रंजीत की कड़ी मेहनत रंग लाती है और नैना कलेक्ट्री के एग्ज़ाम में पास हो जाती है। हर पेपर और हर न्यूज़ चैनल में नैना छा जाती है। बहू के कलेक्टर बनने की खबर से रेखा का खून सूख जाता है। कलेक्टर तो वो बन गई, लेकिन नैना को मेरे नैन से कौन बचाएगा? रेखा अपने हाथों में दूध का ग्लास लेकर नैना के पास जाती है। बहू, आखिर तूने मुझे गलत साबित कर ही दिया। मेरी बहू कलेक्टर बन गई है, क्या बात है, सच में बहुत फक्र हो रहा है मुझे। चलो अब हम ना सब भूल जाते हैं और सब साथ में खुशी खुशी रहते हैं। आप बदल गई माँ जी, रंजीत को आज सच में बहुत खुशी होगी। रेखा नैना को एक दूध का ग्लास देती है और एक खुद लेती है, फिर दोनों दूध पीते हैं। दूध पीकर रेखा को चक्कर आने लगते हैं और नैना जैसी की तैसी बैठी रहती है। तुझे कुछ नहीं हुआ? मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं? रेखा बेहोश हो जाती है। वीरेंद्र रेखा को दूध में जहर मिलाते देख लेता है और ग्लास को बदल देता है, जिसे रेखा ही पी लेती है। नैना और रंजीत मिलकर रेखा को अस्पताल में भर्ती कर देते हैं। कुछ घंटों में उसके शरीर से जहर निकल जाता है और उसे होश आ जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सब रेखा और उसके घर को छोड़कर जा चुके थे। रेखा के पास एक चिट्ठी थी जिसमें लिखा था, मैं चाहता तो तुम अब भी जेल की चक्की पीस रही होती। माँ, तुमने मुझे माँ का प्यार नहीं दिया, लेकिन तुम इतना गिर जाओगी ये मैंने कभी नहीं सोचा था। अब मेरे बर्दाश्त की हद पार हो गई है। तुमने माँ शब्द की तौहीन की है, लेकिन तुम्हें जेल भेजकर मैं बेटे शब्द की तौहीन नहीं होने दूंगा। हम सब इस घर को और तुम्हें छोड़कर हमेशा के लिए जा रहे हैं। इतने में डॉक्टर कहते हैं, आज वक्त पर आपके सौतेले बेटे बहू आपको यहाँ ले आए, वरना आपकी जान चली जाती। सौतेले लोग भी ऐसे होते हैं, मैंने तो पहली बार देखा। रेखा की आंखें भर आती है और वो उसी वक्त रंजीत के पास जाकर उसकी माफ़ी मांगती है। बेटा, मुझे माफ़ कर दे। तूने और नैना ने आज ये साबित कर दिया कि सौतेला शब्द मुझ जैसी औरतों के कारण बदनाम है, वरना तेरे और नैना जैसे लोग भी अभी तक इस दुनिया में जिंदा है। तुम मुझे और मेरे बच्चों को अब यहाँ खुशी से जीने दोगे या तो मैं जेल पहुँचा दूँ? रेखा वीरेंद्र के पैरों पर गिरकर उनके साथ रहने की भीख मांगने लगती है। कुछ ही देर में वीरेंद्र का दिल पसीज जाता है और सब रेखा को माफ कर एक साथ रहने लगते हैं।